सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वीकेंड ब्रेक पर जाने से पहले लास्ट टर्न पर जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट की बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। और रिमाइंड करा दे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पार्टिकल स्टडी कर लिया था। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यू से r डिस्टेंस पर जनरल पॉइंट पर फील्ड होती है k q बाय r स्क्वायर। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था। फिर इसके बाद सुपरपोजिशन के हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम लोगों ने अगर सिंगल चार्ज की जगह मल्टीपल चार्जेस होते हैं, 2 3 4 चार्जेस होते हैं, उसके लिए भी फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया था। हमें करना क्या है, सिंपली अगर 3 चार्जेस हैं सपोज, और हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पर नेट फील्ड, तो हम क्या करेंगे, तीनों की फील्ड का वेक्टर एडिशन फाइंड करेंगे। तो नेट फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। चलिए, पर आज के डिस्कशन में फिर हमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहाँ एक्सटेंड करना है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की बात करी, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात करी। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, इट विल बी रिलेटेड टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट विल बी रिलेटेड टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रॉड का केस हो गया, रिंग का केस हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग का केस हो गया, डिस्क का केस हो गया, एक स्ट्रेट वायर का केस हो गया। ये सब आता है अंडर द हेडिंग ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, सीक्वेंस क्लियर होगा। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आज का हमारा पहला फॉर्मूला होगा, वो होगा ड्यू टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखते आना क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ये जनरल पॉइंट नहीं है। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेशल पॉइंट है जो रॉड के लेंथ के अलोंग लाई करता है। अभी जनरल पॉइंट पर भी हम फाइंड करेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा, इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें देखने पर। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट पॉइंट पी से हमारा मतलब है, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रॉड है, चार्ज क्यू, लेंथ एल, और हमें जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट ये है। ये रहा वो पॉइंट पी जहाँ मुझे फील्ड फाइंड करनी है, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, डी। कुछ याद आया? अरे भाई हाँ या ना, कुछ याद आ रहा है? बताना तो नहीं है इस फॉर्मूले के बारे में अब। तो ये आज का हमारा पहला फॉर्मूला है। देखो, अभी ध्यान रखो, फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में हम लोगों ने जो पॉइंट पी है वो कहाँ रखा है, वो पॉइंट पी हम लोगों ने इसके लेंथ के अलोंग रखा है। आगे आज हम लोग जनरल केस भी डिराइव करेंगे, जब ये पॉइंट पी किसी जनरल लोकेशन पर होता है, वो भी हम डिराइव करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल सिंपल केस है। सपोज आपके पास एक रॉड है, चार्ज क्यू, लेंथ एल, और इस रॉड के कारण आपको इसके लाइन के अलोंग, लेंथ के अलोंग किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, क्यू चार्ज पे फोर्स निकाला था। अगर क्यू चार्ज पे इतना फोर्स, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें एक एक्सप्रेशन और पता है अब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज Q, रेडियस R एट सेंटर। इसके कारण सेंटर पे फील्ड का एक्सप्रेशन भी हम सब लोगों को पता है, कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, ऑलरेडी वो एक्सप्रेशन डिस्कस हो चुका है कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग होती है और उसके कारण यहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करनी है, तो आपको याद आ रहा होगा इस चार्ज रिंग के कारण इस पॉइंट पर फील्ड होती है E, जहाँ पे E होगा 2kq/πr²। ये भी ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ में डिराइव कर चुके थे, फोर्स निकाला था हमने क्यू चार्ज पे, तो क्यू चार्ज पर इतना तो यूनिट चार्ज पर इतना फोर्स। तो ये दो एक्सप्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखे हैं, ये वही एक्सप्रेशन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आज ये दोनों फॉर्मूले कॉपी में नोट करेंगे हेडिंग के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एंड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए, अब हमारे माइंड में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो ये रिंग सेमी सर्कुलर है, पर सर ये केस भी तो पॉसिबल है कि जब हमें सेमी सर्कुलर रिंग की जगह वी आर प्रोवाइडेड विद अ सेमी सर्कुलर रिंग की जगह वी आर प्रोवाइडेड विद अ आर्क ऑफ एंगल फाई, मतलब हो सकता है हमें एक आर्क दे दे कोई क्वेश्चन में, अभी तो सेमी सर्कुलर रिंग है। अब हमें फाइंड करना है फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। चलो तो उसका केस अब डिराइव करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस चार्ज। अभी तक हमने ऑलरेडी दो फॉर्मूले देख लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस चार्ज। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, चार्ज क्यू, रेडियस आर, कितना ले एंगल सेंटर पे, चलो अल्फा ले लेते हैं एंगल, क्यू आर अल्फा का मतलब सर्कुलर आर्क का एंगल कितना है, अल्फा। थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें आपको, है ना, देखना, फोकस करना, अभी नोट करने की जल्दी मत करना, पहले समझ लो। बोर्ड के लिए ये सब फॉर्मूले अब रेलेवेंट नहीं है, ये सब इतने जल्दी, ये सब बोर्ड्स में आते नहीं इतने हैवी इंटीग्रेशन वगैरह पर, फिर भी प्रोसेस देख लो, ये अब हमारे लिए मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है
जिसका सेंटर यहाँ है। ये है सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, राइट। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको सिमेट्रिकली कट करता हूँ। सिमेट्रिकली कट करने का मतलब समझ में आया। ये मैंने वाई एक्सिस बना दी परफेक्ट सिमेट्री पर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वाई एक्सिस। ये सिमेट्रिकली मैंने वाई एक्सिस शो कर दी। मुझे फील्ड कहाँ फाइंड करनी है? ये जो सर्कुलर आर्क होती है इसके सेंटर पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये जो वाई एक्सिस मैं मान रहा हूँ इसमें एक्स भी ड्रॉ कर देते हैं। अभी ना एक तो प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है, ये सब लॉकडाउन वगैरह के कारण की, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली मेरे मार्कर्स की इंक जो है वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर 4-5 कलर्स हमारे पास होते अभी तो वो इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग, है ना, कि एक्स और वाई एक्सिस का कलर अलग, इसका कलर अलग। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंक है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और फ्लिपकार्ट अमेजोन से पार्सल भी आना बंद हो चुके हैं। अब तो देखते हैं उसके बाद, नहीं तो स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है ही थोड़े दिनों के लिए। चलिए, रिंग, आर्क, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पर ध्यान देना सब लोग। यहाँ से थीटा एंगल पर, ये देखो थीटा एंगल पर डी थीटा थिकनेस का, ये देखो डी थीटा थिकनेस का, ये डी थीटा एंगल का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने रिंग के ऊपर। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज मान लेते हैं डी क्यू है। सिर्फ इसको अकेले को देखो, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, अपनी खुद की फील्ड बनाएगा। देखो ये पॉइंट चार्ज ओरिजिन पर अपनी खुद की फील्ड बनाएगा, उसको मैं लिख देता हूँ डी ई। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो डी की वैल्यू लिखने में? डी की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो ये एंगल अगर थीटा है तो सबको क्लियर होना चाहिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। थीटा और ये भी थीटा। अब मुझे बताओ इस डी के कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, एक डाउनवर्ड और एक टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है? कौन सा कंपोनेंट? बिल्कुल वाई कंपोनेंट काम का है, वो एडअप होगा, सबको क्लियर है। एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री के कारण, ठीक है। तो अब हमारा फोकस है डीई वाई पर। चलो डीई वाई बताओ। डीई वाई होगा डीई कॉस थीटा, है ना, डीई कॉस थीटा। अब सवाल ये कि डी क्यू कितना है। ये डी क्यू मैं देखो कितने शॉर्ट में लिखूंगा, क्यू बाय अल्फा डी थीटा। समझने वाले समझ जाएंगे। अब अल्फा क्या है? अल्फा ये पूरा एंगल है, अल्फा ये पूरा एंगल है। और अगर अल्फा एंगल पर चार्ज क्यू है तो डी थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा? यूनिटरी मेथड, अल्फा एंगल में चार्ज क्यू तो डी थीटा एंगल में कितना चार्ज ट्रैप्ड होगा। बस अब आगे तो आप लोग समझदार हो ना, सब लोग समझदार, पता है क्या करना है। ई वाई फाइंड करना है। ई वाई क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ डी ई वाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। वैल्यू रखते जा रहा हूँ, देखो मैं डीई कॉस थीटा में डीई की वैल्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। पर अब इसमें भी बताओ ये डी क्यू की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो देखो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाय अल्फा इंटू कॉस थीटा। देख लो आराम से समझ लो। टी क्यू की वैल्यू यहाँ से कॉपी में खुद से ट्राई करो, है ना, रिलाई मत करना, कॉपी में खुद से ट्राई करो। ये डी क्यू की वैल्यू इधर रखेंगे, अपने आप ही एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन में से ये बाहर आएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट बता दो जरा, बस लिमिट बता दो इंटीग्रेशन की। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट एंगल अल्फा है, ये कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का।
0 से अल्फा। 12th क्लास में हो आप लोग? 0 से अल्फा 12th क्लास वाले स्टूडेंट ऐसा आंसर देते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब तो हमें बुरा लगना भी बंद हो चुका है। कोई बात नहीं, चलो। लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम -α/2 से। ऐसा आप लोगों के मन में कभी नहीं आता कि हम आज सुबह उठेंगे, फिजिक्स की पहली क्लास है, फिजिक्स की पहली क्लास अटेंड करेंगे और सर हमसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछेंगे और हम उनका सही सही आंसर देंगे। अगर सर हमसे इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका सही आंसर दिया जाए। -α/2 से α/2, क्योंकि देखो आपने थीटा लिया है वाई एक्सिस से, थीटा लिया है वाई एक्सिस से, पहला एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर, पूरा एंगल अल्फा है तो आधा एंगल कितना होगा, ये -α/2 होगा और ये +α/2 होगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी -α/2 से +α/2। और ये 0 से 360 डिग्री वाले भाई साहब कौन है? ये भाई साहब कौन है जिनका कंसेप्ट अलग ही 0 से 360 डिग्री चल रहा है? हाँ बिल्कुल, 0 से α/2 भी कर सकते हो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बिल्कुल सही, कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी क्या है, 12th में आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है, ठीक है। ये जो -α/2 से α/2 ये सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वाई एक्सिस पे, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइम्स 0 से α/2 होता है, ठीक है। ये मैथ्स आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में। अगेन मैथ्स 12th का तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कंप्लीट मैथ्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन जरा आप लोग खुद ही हेल्प कर दो मेरी, कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? k³ ये अल्फा एज इट इज देते हैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और लिमिट α/2 से -α/2, सॉरी -α/2 से α/2, पता है ना, साइन ए माइनस साइन बी। और ये जब आप करोगे आपको समझ में आना चाहिए, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना जाएगा, 2 टाइम्स साइन α/2। लिमिट लगाना आती है सबको, साइन की बेसिक प्रॉपर्टी चला है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। करके देखना, ये सब अब आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन α/2, ठीक है। लिमिट रख के देखो, समझ में आ जाएगा आपको खुद ही। चलिए ये आने के बाद साथ में क्या आ रहा था, 2 भी आ रहा था। इंटरेस्टिंगली क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, k³ साइन α/2 डिवाइडेड बाय α/2, याद रखने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। अभी नोट नहीं करना है, नोट करने से पहले एक बार इस फॉर्मूले को देखो और हाँ ना में एक बार जवाब दे दो, रिप्लाई कर दो एक बार यस या नो में। हम्म फिर से हम फॉर्मूला याद करेंगे पहले। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो फिर मुझे भी याद नहीं है, k³/r²। चलो साथ में याद करते हैं, ठीक है। हाँ चलो साथ में याद करते हैं, k³/r², मैं भी नहीं देख रहा हूँ, k³/r² आपको भी नहीं देखना है, k³/r² साइन α/2 डिवाइडेड बाय α/2। देखो मुझे तो याद है ना। ऐसा भी नहीं कि मैंने चीटिंग करी है कि मेरे सामने मोबाइल पर सब कुछ दिख रहा है और मोबाइल पे रिकॉर्डिंग दिख रही है और वहां से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे याद है फॉर्मूला, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा बताओ, k³/r² साइन α/2 डिवाइड बाय α/2। ध्यान रखना अल्फा क्या है, अल्फा कंप्लीट एंगल है। ये देखो, ये दिख रही है आपको सर्कुलर आर्क, मुझे तो सर्कुलर आर्क दिख रही है, देखो आपको दिख रही नहीं दिख रही मुझे पता नहीं, मुझे तो सर्कुलर आर्क दिख रही है। ये कंप्लीट एंगल अल्फा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री देता हूँ तो आपको क्या करना है, 60/2, 60/2, और ध्यान रखना ये डिग्री में मत रखना नीचे, है ना, ये डिग्री में मत रखना नीचे, क्या करेंगे रेडियन में रखेंगे, रेडियन समझ में आता है ना, ये 60 डिग्री मतलब π/3, तो रेडियन में रखना है। तो ये चाहो तो आप लिख लो, अगर किसी को गलती होती है किसी से एग्जाम में, है ना, तो ये इसके साइड में मैं लिखूंगा नहीं, आपको ऐड करना है कॉपी में 2 चीजें। पहली बात तो अल्फा क्या है, अल्फा पूरा एंगल है, ये अल्फा पूरा एंगल है।
अरे भाई सिर्फ नीचे ही रखोगे ना वैल्यू, तो ऊपर तो आप डिग्री में रखो, रेडियन में रखो, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो ऊपर तो कहीं किसी में भी रख दो, साइन थीटा बाई टू अल्फा बाई टू, आप डिग्री में रखो रेडियन में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे जो है अल्फा को रखना है आपको रेडियन में, डिनोमिनेटर में अल्फा शुड बी टेकन इन रेडियंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराएंगे इस पर। अभी एक मिनट रुको जरा, अभी लिखने से पहले, आज एक स्पेशल डे है, मंडे। मंडे हमेशा स्पेशल डे होता है, तो स्पेशल डे के दिन स्पेशल केस। अच्छा वैसे आप लोगों का सबसे फेवरेट डे कौन सा होता है वीक का? मंडे होता है या सैटरडे होता है? फेवरेट डे? संडे, सैटरडे। सैटरडे और संडे ये दो ही दिन होते हैं सबके फेवरेट, मंडे किसी का फेवरेट नहीं होता है। मंडे तो सबसे लीस्ट फेवरेट डे होता है ना। लीस्ट फेवरेट डे ऑफ द वीक अगर देखा जाए तो इट इज मंडे, फॉलोड बाय ट्यूसडे। और लीस्ट से लेकर मोस्ट तक अगर हम अरेंजमेंट ड्रॉ करें तो मंडे से लेकर संडे तक होता है। चलो स्पेशल केस बताओ। स्पेशल केस होगा कि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होती तो, जरा मुझे बताओ स्पेशल केस यही आपके सामने है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग होती तो एंगल कितना लेता मैं? एंगल कितना लेता मैं? पाई। रख के देखो जरा इस फॉर्मूले में, साइन पाई बाई टू वन, साइन पाई बाई टू वन, इसको भूल जाओ, ये हो जाएगा पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला में चाहता था वो आ गया, वही आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी देखो ये सब जो फॉर्मूले हम आज पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे रेस नंबर 2 में, और साथ में बिगनर बॉक्स 2 और 3 में भी आर्क वाले फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। कंसेप्ट हमने बता दिया है, प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको ही करनी है। हाँ अभी आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वो नेक्स्ट हेडिंग है, और इसके अंदर आप स्पेशल केस भी ऐड कर देना। स्पेशल केस इस फॉर्मूले से भी हम सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो उसको अलग से नीचे स्पेशल केस में ऐड कर देना। चलिए होपफुली सब लोगों ने नोट कर लिया है। अब बारी है इस पर कुछ प्रॉब्लम्स की।
अब हम करेंगे इस पर कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और किसी ने आपसे कहा कि एक क्वार्टर आर्क है। क्वार्टर आर्क मतलब समझ में आता है ना हमें, ये क्वार्टर आर्क होती है 1/4 ऑफ सर्कल। ये क्वार्टर आर्क है जिसका सेंटर यही है, क्वार्टर आर्क जिसका सेंटर यही है, और इस क्वार्टर आर्क पे चार्ज है क्यू, रेडियस है आर। ये मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे ये बताओ कि इस क्वार्टर आर्क के लिए यहाँ पे फील्ड कैसे फाइंड करोगे। पहले तो याद करो, एंगल देखोगे, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब अल्फा की वैल्यू को क्या लिखूं मैं, अल्फा की वैल्यू को मैं लिखूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर है ना, अल्फा की वैल्यू को मैं लिखूंगा π/2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इस कारण से मुझे जो फील्ड मिलेगी वो मिलेगी KQ/r² साइन π/4। अल्फा/2 मतलब π/4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय π/4। कितना हो जाएगा जरा ये बताओ मुझे, 4KQ/πr², और ये √2 नीचे आएगा, इसका मतलब 2√2। देख लो मेरे कैलकुलेशन में कुछ एरर है तो बता दो। यहाँ तक का रिजल्ट आ गया था, क्या ये रिजल्ट सही लिखा है मैंने? गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, पर अब 1 मिनट हम रुकेंगे यहाँ पर। मुझे बताओ ये जो फील्ड आई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या आप लोग डायरेक्शन बता सकते हो, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन होगी इस आर्क के सिमेट्रिक बाइसेक्टर, ये जो सिमेट्रिक लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस सिमेट्रिक बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब 45 डिग्री के एंगल्स पर। कल से कोई आपसे बोलता है कि चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो? कॉस 45 साइन 45 दोनों नेगेटिव जाएंगे, कॉस 45 साइन 45 दोनों नेगेटिव जाने के बाद ये आप लिखोगे, ठीक है, सही है यहाँ तक? रिजॉल्व करना आता है वेक्टर सबको? बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए, नाइस, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन लिख लो, इसे एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सपोज अब हमने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने आपको 2 क्वार्टर आर्क दे दिए। ये सेकंड क्वार्टर आर्क भी बना देता हूँ मैं। ये 2 क्वार्टर आर्क दे दिए और ये जो सेकंड क्वार्टर आर्क है इस पर चार्ज है -q। इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है -q। तो मुझे बताओ कि इसकी फील्ड कितनी होगी? होगी तो इतनी ही जितनी इसने बनाई थी फर्स्ट वाले ने। बस डायरेक्शन कहाँ होगी बताओ? डायरेक्शन कहाँ होगी? काम करते हैं ब्लू वाले की फील्ड अपन ब्लू में ही रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ब्लू वाले की फील्ड हमने फाइंड करी थी थोड़ी देर पहले। ये ब्लू वाले की फील्ड थी ब्लू में। अब ये बताओ ब्लैक वाले की फील्ड कहाँ होगी? ब्लैक वाले की फील्ड जो है वो भी इस आर्क के बाइसेक्टर पर, क्वार्टर आर्क के बाइसेक्टर पर होगी। बस डिफरेंस ये है कि चार्ज हो गया नेगेटिव। तो फील्ड कैसी होगी? फील्ड रिपल्सिव नहीं होगी, फील्ड यहाँ नहीं होगी। फील्ड कैसी होगी? माइनस माइनस नहीं, फील्ड कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। अभी डायरेक्शन की बस बात कर रहे हैं। ये होगी, ये इस तरह से यहाँ फील्ड होगी। ठीक है, ये हो जाएगी फील्ड ई। बात समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक? कहाँ गए? हो कि नहीं सब लोग प्रेजेंट अभी? गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़िया। तो सिंपल बात है, बीच बीच में ना एक दो लोग नो नो लिखते जाते हैं, है ना। 90% लोग यस लिखते हैं, बीच बीच में एक दो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ नया करते हैं आज, तो वो क्या करते हैं, नो लिख देते हैं। अरे भाई, इसमें नो वाली बात क्या है? ये ब्लू कलर की फील्ड आउटवर्ड, ये ब्लैक कलर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, समझ आता है डिफरेंस आपको? दो तरह के चार्ज हमने पढ़े थे फर्स्ट डे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव होता तो फील्ड कहाँ होती? इधर होती। नेगेटिव है तो क्या करेगी? फील्ड उधर चली जाएगी। तो इसकी फील्ड आ गई इधर। अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इक्वल वैल्यूज हैं। आगे की स्टोरी मैं आपको क्या बताऊं? आगे की स्टोरी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। ई नेट कितना आएगा इस बार? जरा बताओ, ई नेट कितना आएगा? √2e। अरे जीरो, वाह वाह, जीरो, गजब, बहुत बढ़िया। आज हमारे पास फिजिक्स का नोबेल प्राइज होता, अगर हमारे पास अगर वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज होता तो वो नोबेल प्राइज हम आज आपको ही गिफ्ट कर देते। वो नोबेल प्राइज आपको ही मिलता आज फिजिक्स का। ये देखो, ये दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये दो वेक्टर्स होते हैं जो 90 डिग्री पर होते हैं, और जब दोनों इक्वल होते हैं तो ये देखो, याद करो, इमेजिन करो, दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर, इनका रिजल्टेंट ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद स्क्वायर की डायगोनल इनका रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये यहाँ जाएगा। एक इधर है एक इधर है, इनका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताओ? इसका रिजल्टेंट होगा e√2। ये तो e आया, e√2 कितना होगा? e√2 हो जाएगा 4 k³/πr²। और डायरेक्शन भी जरा मुझे बता दो, डायरेक्शन कहाँ आएगी? वैसे भी देखो इंक बहुत कम है, आज हम ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 k³/πr²। तो थोड़ा सा आप लोग मेंटली इस चीज को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि ये फील्ड होगी नेगेटिव एक्स में। हम्म, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब हम बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? कुछ गैस कर सकते हो?
देखें आप लोगों का गैस का कितना अच्छा है, गैस करो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, गैस ड्यू टू, तो सीधा फ्लक्स पे पहुंच गए, सीधा पोटेंशियल पे पहुंच गए ना, सीधा फ्लक्स पोटेंशियल गॉस लॉ पे पहुंच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, नहीं पर ये सब हमारी नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इंक बचा के चलना है आज हमें बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, रिंग का नाम है Q, R। Q, R मतलब समझ में आता है, रिंग का चार्ज है Q, रिंग का रेडियस है R, और हम निकालना चाहते हैं उसके एक्सिस पर फील्ड। चलो हम लोग समझेंगे कि ये क्या फाइंड करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली हम। सपोज ये हमने एक सर्कुलर रिंग ली, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, ये है रिंग की एक्सिस। देखो आज तो लाइन भी ऐसे बनाना पड़ रही है, लाइन ऐसे बनाने से आधी इंक बचती है एग्जैक्ट। अगर हम लाइन ऐसे बनाते हैं डॉटेड लाइंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो एग्जैक्ट 50% इंक कंजम्पशन बचता है हमारा। चलिए, हमें इस रिंग पर मजाक कर रहे हैं, हमें इस रिंग के कारण इस एक्सिस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस लें, चलो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, अभी मेरे पास कहीं सर्कुलर रिंग तो नहीं है, कहीं है क्या सर्कुलर रिंग। चलिए, हमारे पास एक वायर का बंडल है, इसी को हम सर्कुलर रिंग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सर्कुलर रिंग हो गई, राइट। ये देखो, इज इट परफेक्ट सर्कल, चल जाएगा मेरे ख्याल से काम, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग है, राइट, ये सर्कुलर रिंग और ये चार्ज है, देखो ये है चार्ज सर्कुलर रिंग। क्या है ये है चार्ज सर्कुलर रिंग। और अब बताओ इसकी एक्सिस कैसी दिखेगी आपको, इसकी एक्सिस दिखेगी आपको बिल्कुल इस टाइप से, ये देखो ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस होगी, सेंटर से पास कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हमने इस डायग्राम में इसको कैसे रखा है, हमने इस डायग्राम में इसको ऐसे बनाया है, ये देखो ये रिंग ऐसे रखी है, वो दिखेगी ऐसे आपको, पर रखी ऐसे है, और रिंग इस टाइप से है, और ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है। और हमें सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बताओ, सेंटर से हमें एक्स डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करनी है, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट। ये देखो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाएगा, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इसका चार्ज है DQ, और हमें फील्ड निकालनी है यहाँ पर। मुझे बताओ पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कैसी होती है, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड होती है कुछ इस टाइप की, पॉइंट चार्ज है, फील्ड बनाएगा इस लाइन के अराउंड, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इधर, नेगेटिव है तो उधर, अभी तो DQ मानते हुए फील्ड इधर आती है। सपोज ये एंगल थीटा है, फील्ड है DE, जरा मुझे बताओ DE कितना होगा, मैं बताता हूँ DE कितना होगा, K/DQ/R², पर R क्या आएगा, ये डिस्टेंस होगा, R में हमें ये वाला डिस्टेंस लेना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, R में हम क्या लेंगे, स्मॉल r²। ये देखो ये पॉइंट चार्ज, इसको ऐसे इमेजिन करो, एक पॉइंट चार्ज है, आपको रिंग दिखाई दे ही नहीं रही है, आपको एक छोटा सा पॉइंट चार्ज दिखाई दे रहा है, और उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर किसी ने आपसे पूछा फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे फील्ड होगी KQ/R², पर Q की जगह DQ और R की जगह स्मॉल r। अब मुझे बताओ ये जो फील्ड है इसका कौन सा कंपोनेंट हमारे काम में आने वाला है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट, दूसरा होगा इसका वाई कंपोनेंट। बताओ कि हमारे काम में कौन आने वाला है, कौन हमारे काम आएगा इस बार एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई क्यों नहीं आएगा काम में, क्योंकि वाई तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, जब इसका वाई निकालोगे तो ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काम आएगा सिर्फ ये। देखो हम अभी भी बता रहे हैं, हमें इंक बचा के चलना है आज,
DEX इक्वल टू DE cos थीटा, ठीक है, DE cos थीटा। तो आज हमें यही इंक बचाने के लिए ये निंजा टेक्निक है जो आज हमें यूज करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो DEX इक्वल टू DE cos थीटा, हाँ या ना बोलते जाओ, रिप्लाई आते जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे बताओ, आपको निकालना है EX। EX कैसे निकालोगे? EX हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DEX, ठीक है। चलो यार अब तो लिखना पड़ेगा अपने को, मतलब इंक वेस्ट होगी आज, मतलब देखते हैं। चलो इसके बाद तो लिखना ही पड़ेगा अब मुझे बताओ यहाँ पर DQ/r² cos थीटा में cos थीटा कितना होगा? ये cos थीटा कितना होगा? cos थीटा होगा x/r, cos थीटा x/r। बढ़िया, तो यहाँ पर ही लिख दें, दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो cos थीटा, इमेजिन करो cos थीटा को मैं लिख देता हूँ x/r। ये है निंजा टेक्निक नंबर 2। अभी एक मिनट, आपको क्या करना है, मेंटल पिक्चर बनानी है जो पॉइंट्स हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एज्यूम मत करो, याद करते जाओ, ठीक है। याद करते जाना है और कॉपी में पूरा लिखना है, कॉपी में एक स्टेप नहीं लिखना है। कॉपी में अगली स्टेप ये होगी x/r, cos थीटा इज x/r। अगली स्टेप देखो क्या होगी, ये r इसके साथ चला जाएगा, ये r इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, और ऊपर हो जाएगा k dqx। अगर अभी भी मेरे साथ हो, मुझे फॉलो कर पा रहे हो, तो y लिख दो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, गुड, बढ़िया। चलो अगर इतना कुछ कर ही दिया है हम लोगों ने, तो अब एक काम करते हैं, मुझे बताओ कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है जो मैं बाहर निकाल सकता हूँ? k कांस्टेंट है, बढ़िया। dq तो बाहर नहीं आएगा, x कांस्टेंट है क्या? हाँ, अरे नो मत लिखो, x भी कांस्टेंट है। देखो हर x वेरिएबल नहीं होता है, हर x वेरिएबल नहीं होता है। यहाँ पे x डिस्टेंस है, x कांस्टेंट होगा, है ना। वो तो x को देखते से तुम सोचते हो कि यार x दिख रहा है मतलब वेरिएबल होगा। x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x तो डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं b लिख देता। अगर मैं b लिखता तो आप बोलते हाँ सर कांस्टेंट है। अभी मैं x लिख रहा हूँ, तो x को देखते से आप लोगों के माइंड में है ना खराब पिक्चर बन जाती है, x लिखा है मतलब अरे यार ये तो वेरिएबल होगा, ठीक है। वेरिएबल नहीं है, ये इस बार x कांस्टेंट है, ध्यान दो, डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का। ये r कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दिख ही रहा है ये भी कांस्टेंट है। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है, तो फिर देर किस बात की? देखो कितना सिंपल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जब इतना कुछ कर ही दिया है तो इंतजार किस बात का? बता दो जल्दी से कि डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से बता दो कि डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा। बताने वाले को हम एक आईफोन गिफ्ट करेंगे, जब भी नया आईफोन लॉन्च होगा, आईफोन 12 के बाद, 12s या 13 जो भी लॉन्च होता है वो आपको गिफ्ट करेंगे। बिल्कुल सही, डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू। ये देखो, इंक बचानी है हमें आज, ये आ जाएगा क्यू, ठीक है। क्यू समझ में आया कैसे? डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, DQ1 DQ2 DQ3 पूरे रिंग पर एडिशन करना है, तो पूरे रिंग पर उनका एडिशन क्या होगा? कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अब इतना कुछ लिख ही दिया तो बस मुझे ये बता दो आर क्या होगा, ये स्मॉल आर क्या होगा, जरा ये भी बता दो। स्मॉल आर क्या होगा? स्मॉल आर हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको अलग से अब, के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर कितना होगा? स्मॉल आर होगा, बोलो, r² प्लस x² का रूट, और उसका क्यूब था, नीचे याद है आपको r क्यूब था, तो रूट का क्यूब निकालना मतलब उसकी पावर 3/2। बस यही तो चाहिए था, फॉर्मूला मिल गया। लाइफ में और क्या चाहिए बताओ? और देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन, 2 लाइन का डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आया है।
इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ? ये काम में आ सकता है आगे, इसको ऐसे लिखने देते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। याद करते चलेंगे हम लोग, याद करते जाना है, ठीक है? सिर्फ ऐसे ही लिखना नहीं है, याद करते जाना है। याद करने वालों को भी आईफोन मिलेगा, उनको आईपैड मिलेगा बाद में। याद करोगे अच्छे से तो हम आईपैड देंगे आपको गिफ्ट में बाद में। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। सिंपल फॉर्मूला है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, पहले आप यहाँ तक लिख लो, है ना? क्योंकि हो सकता है फिर आपकी रैम में से, आपके मेमोरी की रैम में से हो सकता है कि वो स्टेप्स डिलीट हो जाए। इससे पहले कि हम नई इन्फॉर्मेशन दें और पुरानी इन्फॉर्मेशन आपकी 2 GB की रैम में से डिलीट हो जाए, आप पहले एक काम करो, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम पुरानी रैम क्लियर करके फिर नया डाटा फीड करेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से नोट करते हैं। वैसे कितने लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है? अरे भाई 10 TB की रैम थोड़ी ना होती है, वो रैम थोड़ी ना होती है। रैम तो भैया हार्डली 2 4 5 8 GB तक की होती है, ठीक है? हाँ। फिर चलिए सब लोग नोट करेंगे और मीनवाइल मुझे अपनी फेवरेट ब्रांच भी मैसेज करते जाएंगे। एक हाथ से नोट करेंगे, दूसरे हाथ से अपनी फेवरेट ब्रांच मुझे मैसेज करेंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एआई वाली कोई ब्रांच वैसे है ही नहीं अभी तक, है ना? सॉफ्टवेयर, आईआईटी दिल्ली सीएस, अरे वाह। मैकेनिकल, जो मिल जाए वो उसमें खुश, अरे वाह। एरोनॉटिक्स, अच्छा हैदराबाद में आ गई है, अच्छा। बायोटेक, नया आईआईटी का उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं। क्या भाई कोई सिविल विविल नहीं लेना चाहता है क्या? सिविल, और भी बहुत सारी ब्रांच होती है इसके अलावा, मेटलर्जी, सिविल, जो भगवान की मर्जी। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल भी होती है ब्रांच, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती है। जल्दी जल्दी नोट करो। स्टेप्स याद रखना, अगर किसी को फिर भी स्टेप्स में कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, मैं बाद में आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप फोटो लिख कर भेज दूंगा, लिख कर फोटो खींच कर भेज दूंगा, ठीक है? अभी आपको नोट ये 3 स्टेप्स नहीं करने, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है। जो मैंने स्टेप्स बताए कॉपी में ट्राई करते जाओ, उसे एज इट इज फॉलो करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। आत्मनिर्भर बैच की तरफ हमारा ये एक और कदम है कि आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, अब से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे और बाकी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, वरना आप कुछ करते ही नहीं हो। मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर बनो, तो उसी तरह से आपको भी अब आत्मनिर्भर बनना है। हम जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट कंसेप्ट है वो बताएंगे, और बाकी जैसे हमने अभी स्टेप्स बता दिए। अब आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, फेवरेट ब्रांच आपको चाहिए आपकी, अगर अगर आपको आपकी फेवरेट ब्रांच चाहिए तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपके सामने डिराइव हुई है तो उसको आप बिना देखे फिर डिराइव कर पाओ। चलिए अब बारी है कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो स्पेशल पॉइंट नंबर 1, चलो बोर्ड पर लिख ही देते हैं स्पेशल पॉइंट की जो हम बात करना चाहते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, मुझे कोई बताएगा सेंटर पे फील्ड कितनी होती है? स्पेशल पॉइंट नंबर 1, स्पेशल पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख रहे हैं, हेडिंग आपको डालनी है कॉपी में, स्पेशल पॉइंट नीचे 1, एट सेंटर
x कितना होता है 0, जरा रखो x को 0, फील्ड क्या होगी 0 होगी। रिंग के सेंटर पे हमें कोई फील्ड नहीं मिलेगी। ये है हमारा स्पेशल पॉइंट 1। चलिए अभी स्पेशल पॉइंट 2। स्पेशल पॉइंट 2 फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r। जरा मुझे बताओ अगर x की वैल्यू r से बहुत बहुत ज्यादा हो गई तो हमें बताओ कि क्या मिलेगी फील्ड। अरे भैया 0 कौन है? देखो 0 नहीं है, समझते हैं अपन इसे। देखो सुनो, अगर x बहुत ज्यादा हो गया r के कंपैरिजन में तो उसका स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर आर स्क्वायर को देखेगा। और बड़ा आदमी क्या करता है छोटे आदमी को बताओ, बड़ा आदमी छोटे आदमी को क्या करता है? निग्लेक्ट करता है, ठीक है, इग्नोर कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वो देखेगा अरे ये तो आर स्क्वायर तो बहुत छोटा है, करो इसको इग्नोर। उसने इसको इग्नोर कर दिया, अब नीचे क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 इस 2 को ले जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब ये जो एक्स क्यूब आया है ऊपर एक्स, अरे इसमें क्यों बता रहा हूँ यार, आप लोग आईटी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब मुझे स्टेप्स बताने की जरूरत पड़नी चाहिए? मेरे को तो सीधा लिखना चाहिए फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, खत्म। आगे आपको समझना है कैसे आया। ये सब स्टेप्स मैं नहीं बताऊँ अगली बार से, है ना? ये सब ये छोटे बच्चे करते हैं स्टेप्स, अब नहीं करेंगे अगली बार से, ठीक है। आप लोग 12th में हो। एक्स से एक्स कैंसिल, आत्मनिर्भर बनना है हमें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसमें बस एक पॉइंट ध्यान देना जरा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ सामने आता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है कि ये जो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है, ये तो उसी तरह से फील्ड होती कि अगर एक पॉइंट चार्ज से मैं एक्स डिस्टेंस पर होता तो भी मुझे इतनी फील्ड मिलती। और इमेजिन करो ना, ये होगा भी। सपोज करो कि ये रिंग है, सपोज ये रिंग है, ये देखो, ये रिंग हो गई, रेडियस है आर, और अभी देखो ये डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। तो फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है। पर इमेजिन करो अगर मैं इस रिंग को आपसे दूर लेता जाऊँ, दूर लेता जाऊँ, दूर लेता जाऊँ, देखो दूर लेता जा रहा हूँ, दूर लेता जा रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट होती जा रही है? देखो, और दूर ले जाऊंगा तो थोड़ी देर बाद जाकर आपको काफी दूर ले जाऊंगा, अगर एक्स बहुत बढ़ा दूंगा तो आपको ये रिंग ऐसी नहीं दिखेगी, आपको थोड़ी देर बाद ये रिंग बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसे दिखाई देगी। बहुत दूर से देखने पर रिंग जो है वो आपको पॉइंट जैसी दिखाई देती है। तो अगर रिंग बहुत दूर से देखने पर पॉइंट जैसी दिखाई देगी तो बताओ क्या करेंगे हम? पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, वही हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, स्पेशल केस। अब मैं बात करूंगा स्पेशल केस नंबर 3 की। स्पेशल केस नंबर 3 होता है ई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी। पता है ना क्या करना है? ये करना है, डी बाई डी एक्स को 0 करना है, जो कि आप करोगे कॉपी में आपके, यू बाय वी रूल से, मैं नहीं करूंगा। और यहाँ से इसको 0 करने पर आपको आता है ये कैलकुलेशन, एक्स आएगा प्लस माइनस आर बाय रूट 2। ये एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर बाय रूट 2, करके देख लेना सॉल्व। मतलब प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पर फील्ड होती है मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम फील्ड निकाल सकते हो कितनी होगी? वो मैक्सिमम फील्ड निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को उस फॉर्मूले में रख देना, वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें रख देना। रिप्लाई कर दो जरा पहले एक बार, डिराइव करके देख लोगे ये, डिफ्रेंशिएट करो, डिराइव करके देखो। और यहाँ से ई मैक्स आएगा, ये ई मैक्स कैसे आया? काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ये ई मैक्स कैसे आया। तो ये बहुत सिंपल है कि जब आपने ये एक्स निकाला, इस एक्स को उठाकर यहाँ रख दो, इस एक्स को उठाकर यहाँ रख दो, के की वैल्यू को मैंने रखा है 1/4πε0। ये मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड आई है, ये रिंग के कारण मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड होती है, ठीक है।
ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूँ पहले, उसके बाद हम चारों पॉइंट एक साथ नोट कर लेंगे। पहले एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। अभी नोट करने से पहले समझो पॉइंट नंबर 4 क्या होगा। पॉइंट नंबर 4 होगा, इसका ग्राफ बनाना है मुझे। फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, इसे टाटा बाय बाय कर दो। पॉइंट नंबर 4 अब हम बनाएंगे ग्राफ। हमें पता है कि ग्राफ हमारे आपके सबके फेवरेट होते हैं, सबको ग्राफ बनाना अच्छा लगता है। तो अब हम बनाएंगे कुछ ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे बिटवीन x एंड e, बिटवीन e एंड x। चलो मुझे बताओ सेंटर पे फील्ड कितनी है। सेंटर से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि आप यहाँ सेंटर पे खड़े हो, आपके पास एक मशीन है, आपके पास मोबाइल में एक ऐप है। चलो आपके पास मोबाइल में एक ऐप है, जो ऐप क्या करता है, फील्ड डिटेक्ट करता है हर एक पॉइंट पर। जहां आप खड़े हो वहां पे आप मोबाइल में ऐप चालू करो, आपको फील्ड की वैल्यू मिलेगी। आप वो मोबाइल लेकर रिंग के सेंटर पे जाके खड़े हो गए, बताओ फील्ड कितनी मिलेगी। 0 मिलेगी। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हो, बताओ क्या होगा। आगे जाने पर फील्ड की वैल्यू मिलना शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी फील्ड मिलेगी आपको। और ऐसे करते करते आपके मोबाइल में फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, आपके मोबाइल में फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जब आप सेंटर से कितने डिस्टेंस पर चल के आ गए, r/√2। याद करते जाना है सारी चीजें। तो आपको फील्ड मिलती गई और r/√2 पर आ चुके हो आप। यहाँ आपको फील्ड मिलेगी मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है जहां आपके मोबाइल में रीडिंग आएगी मैक्सिमम, x = r/√2। और इसके बाद क्या होगा, के बाद डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली इन्फिनिटी पर खत्म। इन्फिनिटी पर फील्ड क्या हो जाएगी, 0, टेंडिंग टू 0। सेम ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये ग्राफ में इस टाइप से बना रहा हूँ, तो सब लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये ग्राफ में बना रहा हूँ, ये है अभी ग्राफ ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये है ग्राफ ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो भी अपन ने लिखी थी, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी इधर। ये है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जरा कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं यहाँ पर ई वेक्टर लिखता, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम में अगर पेपर में आता है ई वेक्टर का ग्राफ वर्सेस एक्स, तो आपका ग्राफ कैसे बनता, जरा बताओ आप ग्राफ कैसे बनता आपका। ग्राफ उस केस में ये सही रहता, ये ग्राफ नीचे आ जाता। क्यों आता, इसका रीजन है, देखो नीचे क्यों आएगा समझना। जब आप आगे हो तो आपको फील्ड आगे मिलेगी। भाई रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, देखो सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अब अगर मैं बताऊँ रिंग पे यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे फील्ड कहाँ मिलेगी, फील्ड मुझे मिलेगी आगे। आगे मतलब पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव फील्ड। पर अगर मान लो हम नेगेटिव एक्स में ट्रैवल करते हैं, अब सपोज हम लोग अब हम लोग नेगेटिव एक्स में ट्रैवल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड तो उधर भी रिपल्सिव होगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स, मतलब इसकी फील्ड कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स में। उसकी फील्ड हम लेंगे नेगेटिव, ग्राफ को नीचे उतार देना। ये ग्राफ सही चल रहा है, इस ग्राफ को नीचे उतार देना। चाहो तो आप कॉपी में दोनों ग्राफ बना लो, एक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो मैंने बनाया है और एक वेक्टर फॉर्म में जो आपको बनाना है, ये ऐसा बना लोगे दोनों ग्राफ। तो इससे आपको याद रहेगा कि दोनों ग्राफ में डिफरेंस होता है। चलो बनाओ जल्दी से, 4 पॉइंट लिखने हैं अपने को, 1 2 3 4। ये है पॉइंट नंबर 4। 1 2 3 4।
और आपको पता है हमारा प्रोसेस क्या होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा? वो ये है कि जो आप लिखते जा रहे हो, उसे आपको मेमोराइज़ भी करते जाना है। मैं बार-बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्लास से क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। उसके बाद सिर्फ़ रिवीजन में 10, 15, 20 मिनट का रिवीजन का काम और उसके बाद होमवर्क का काम बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि क्लास में सारे पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं, वो क्लियर भी हो जाएँ और वो याद भी हो जाएँ। चलिए, अब इसके बाद एक इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये रहेंगे और इससे रूट 3r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज q है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q at a distance of root 3r from center of ring shown. Find force on charge small q at a distance of root 3r from the center of ring shown. हाँ, फोर्स फाइंड करना है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q at a distance of root 3r from the center of ring. फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्स कैसे फाइंड करते हैं बताओ? किसी पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए, चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए पहले उस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे और फील्ड निकालने के बाद आपको पता है क्या करेंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं वैल्यू क्या आनी चाहिए। देखो पहले हम फील्ड निकालेंगे। फील्ड कैसे निकालेंगे? फील्ड होती है के क्यू एक्स, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पॉइंट पे मैं पहले फील्ड निकाल रहा हूँ। इसी में देखो ये हो जाएगा 4r²। 4r² का रूट, 4r² का रूट होता है 2r। 2r का क्यूब, 2r का क्यूब कितना होता है? 8r³। आर क्यूब में से एक आर कैंसिल कर देना, 8r² आ जाएगा, राइट? तो ये हमारे पास फील्ड आ गई। फील्ड हो गई इतनी। एक बार हमें फील्ड मिल गई, अब क्या करेंगे हम बताओ? फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स होता है
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आ गया था सबका आंसर, सबका फाइनल आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था। गुड, वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन पर। रिंग के बाद आएगी डिस्क। ध्यान देना मैं डिस्क में क्या लिख रहा हूँ, अभी नोट मत करना, समझ लो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क में मैं लिख रहा हूँ चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क सिग्मा और रेडियस आर। क्या बता सकते हो रिंग इसके कारण डिस्क पर टोटल कितना चार्ज होगा? अब इस डिस्क पर टोटल कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज होगा, बताओ। टोटल चार्ज होगा पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दी है इस बार मैंने, क्योंकि इसके हेल्प से डिराइव करना हमारे लिए इजी होता है, फॉर्मूला याद रखना इजी होता है, इसलिए हम लोग सिग्मा मान के कर रहे हैं। चलो देखो, इमेजिन करो कि हमारे पास एक बड़ी सी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, इमेजिन करो हमारे पास टेढ़ी डिस्क है ये तो। ठीक है, अब सही है। अरे मिडिल में हॉलो नहीं है भाई साहब, रुको तो सही, एक मिनट जरा। अभी हम समझो तो सही स्टोरी को पूरा। ये एक सर्कुलर डिस्क है, आपने देखी सर्कुलर डिस्क, बड़ी सी सर्कुलर डिस्क को आपने देखा है? कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी है? अभी वो हमारे पास है ही नहीं, तो अभी वो कैप्टन अमेरिका हमसे बोरो करके ले गए, अगर हमारे पास होती तो हम आपको दिखाते। अभी वो लेटेस्ट मूवी आने वाली थी, उसके लिए बोरो करके ले गए, वरना हमारे पास रखी रहती है वो डिस्क। तो वो कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड होती है वो आपने देखी है? वो बड़ी सी शील्ड होती है कैप्टन अमेरिका की, रेड ब्लू वाली स्टार्स भी होती हैं उसमें। ठीक है, अगली बार जब वो वापस हमारे पास आएगी तो हम आपको लेके दिखाएंगे, तब तक आप सिर्फ इमेजिन करो। ठीक है, जब वो कैप्टन अमेरिका हमें वापस करेंगे तब हम दिखाएंगे। तो सर्कुलर डिस्क है, चार्ज प्रेजेंट है, इमेजिन करो सर्कुलर डिस्क पे चार्ज प्रेजेंट है और आपको उसे करंट फाइंड करनी है, फील्ड कहाँ फील्ड फाइंड करनी है? सर्कुलर डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस पर। तो अब आप क्या करोगे? डिस्क तो कंटिन्यूस एलिमेंट है, उस पर आप डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे। क्या लोगे? डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे। डिफरेंशियल एलिमेंट बताओ कैसे लोगे? डिस्क के सेंटर से, डिस्क के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। इसको भूल जाओ, अभी ये काम करनी है अब अपने। कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। बोलो जल्दी, कितने थिकनेस की? कितने थिकनेस की? डी आर थिकनेस की एक सर्कुलर रिंग लूंगे। आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड होती है ना, उसपे वो बनी होती है, डिफरेंशियल एलिमेंट बने होते हैं। वो आपको फिजिक्स सिखाना चाहते हैं कैप्टन अमेरिका, कि वो देखा है आपने, डिफरेंशियल एलिमेंट बने होते हैं, उनकी जो डिस्क होती है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिफरेंशियल। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले मूवी देखो, पहले वो पूरी जो सीरीज होती है वो कंप्लीट सीरीज देखो, उसके बाद ही आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और मेरा नाम मत लेना कि मैंने बोला है, ठीक है, वरना पता चला घर वालों से मेरा नाम लेके बोल रहे हो कि सर ने कहा था कि मूवी देखनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलवा दो। ठीक है, चप्पल ही मिलेगी घर वालों से सीधा, तो वैसा काम मत करना। ठीक है, आप देख लेना कभी यूट्यूब पे छोटे से वीडियो में, आपको सर्कुलर डिस्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल रिंग मिल जाएंगे, तो वही हमने लिया है। अब इस पर चार्ज कितना होगा, सिर्फ इसको देखो, इस पर देखो, इस पे चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है, ये तो रिंग है ना, रिंग के कारण फील्ड बताओ कितनी होती है? रिंग के कारण फील्ड होती है, जरा जल्दी बता दो, रिंग के कारण फील्ड कितनी होती है? के डी क्यू, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पर यहाँ पे आर कितना आएगा? यहाँ पे आर होगा स्मॉल आर। समझ में आए तो हाँ बोल दो।
नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोल दो, आपकी ना को भी हम हाँ ही समझेंगे। आपकी ना में भी हाँ है, हम समझ गए कि आपको ये क्लियर हो गया है। अरे अभी 2 मिनट पहले तो फॉर्मूला दिखाया था। अरे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो रिंग देखो ना, रिंग पर चार्ज कितना है, रिंग पर चार्ज है डी क्यू, और रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ऐसा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल 10th से उठकर आपको किसी ने 12th में भेज दिया है, बीच का 11th जो है वो गायब है। ये बताओ कि आप लोग 11th में क्या कर रहे थे। 10th से सीधा ऐसा लग रहा है कि उठाया, 10th से उठाया और एक ऑर्बिटल जंप करके, है ना, 10th के बाद सीधा 12th ऑर्बिट आ गया, बीच में 11th ऑर्बिट मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, 10th एक्साइटेड स्टेट से सीधा 12th एक्साइटेड स्टेट में आ गए, 11th वाला मिसिंग है। चलो अब ये समझ में आ गया होगा, है ना। बस बता दो डी क्यू कितना होगा। डी क्यू होगा इस एलिमेंट पे चार्ज, इस एलिमेंट का मुझे बताओ एरिया कितना होता है, 2πr dr इंटू सिग्मा। 2πr रिंग का सरकमफ्रेंस, मुझे पता है इसमें भी कंफ्यूजन आ जाएगा अभी आपको, नहीं तो ये देखो ये रिंग है, ये मुझे इसका एरिया चाहिए, कैसे निकालूंगा इसका एरिया। 2πr इसका सरकमफ्रेंस, इसको स्ट्रेट कर दो, इसको कट करो, स्ट्रेट करो, कट करके स्ट्रेट करोगे तो ये आपको एक ऐसे दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, जिसके लिए लेंथ कितनी होगी 2πr, सरकमफ्रेंस इक्वल टू लेंथ 2πr, और इसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी dr, इसका एरिया कितना होगा बताओ, 2πr dr, तो चार्ज कितना होगा 2πr dr इंटू सिग्मा। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब आपको आगे पता है क्या करना है, आगे मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद क्या होता है। एंड गेम, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आना चाहिए। क्या ये स्टोरी सबको क्लियर हो रही है। आर क्या है, अरे दुष्ट, आर वो रेडियस है जो हमने यहाँ लिखा था। लिमिट लगाओगे ना आप, स्मॉल आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर, ये सबसे बड़ा आर है। डी का इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देता हूँ ना, आर इक्वल टू 0 से, इतनी मेहनत क्यों करोगे आप लोग। फिर आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है। ये इंटीग्रेशन आपको ही ट्राई करना है अब, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप आपको समझना है, ये फॉर्मूला आएगा, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। चलिए इसके साथ ही आज की क्लास हम एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करेंगे, आगे नेक्स्ट पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। थानोस किधर है, ये इस बैच में बहुत सारे थानोस हैं, जो बीच बीच में जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब ये उल्टे सीधे डाउट पूछ रहे होते हैं हमसे, है ना, हमें वो बिल्कुल थानोस से कम नहीं लग रहे हैं। चलिए इस मूवी के डिस्कशन को हम आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारी क्लास होगी 9:30 से फिर। चलिए उसको अपन ब्रेक करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।